Hello students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you our various energy forms interconvertible. Okay? So इससे पहले के वीडियो में हमने पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट या डिस्टेंस, जितने की ऊंचाई पे वो चीज़ रखी रहती है, इसकी मदद से हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। साथ ही हमने इससे पहले की वीडियो में देखा काइनेटिक एनर्जी को और उसका फॉर्मूला हमने देखा हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने देखा काइनेटिक एनर्जी को। और इसके अलावा हमने बहुत तरह की एनर्जी इससे पहले की क्लासेस में भी पढ़ा है। ठीक है, और रोज़मर्रा के लाइफ में भी हम बहुत सारी एनर्जी को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि क्या एक एनर्जी का फॉर्म दूसरे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, मतलब एक चीज़ क्या दूसरे फॉर्म में, जैसे हम कह सकते हैं कि अगर आप समझें कि जैसे कोई भी एक चीज़ सॉलिड है, ठीक है, तो सॉलिड क्या लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, क्या लिक्विड जो है गैसेस में कन्वर्ट हो सकती है। उसी तरीके से क्या एक कोई एनर्जी का फॉर्म है वो दूसरे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। इस वीडियो में हम ये समझेंगे और किस तरीके से ये होता है ये भी थोड़ा सा हम इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आर वेरियस एनर्जी फॉर्म्स इंटरकन्वर्टिबल कैन बी कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। वी फाइंड इन नेचर ए नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन यही अराइज किया गया कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं और इसकी समझ, इसका एग्जाम्पल, इंस्टेंसेस मतलब एग्जाम्पल्स, और इसके एग्जाम्पल्स कि हाँ हम एनर्जी का एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, हमको नेचर से ही मिलता है। नेचर मतलब जो हमारी धरती पे जो भी चीज़ नेचुरली हो रहा है उसी से हमें इसका इशारा मिलता है, इसका एग्जाम्पल मिलता है कि हाँ हम एक एनर्जी फॉर्म को दूसरे एनर्जी फॉर्म में बहुत ही तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको और अच्छे से समझने के लिए एक एक्टिविटी की गई है, एक्टिविटी 11.13। सिट इन स्मॉल ग्रुप्स, छोटे छोटे ग्रुप्स बना लीजिए 3-4 बच्चों का। ठीक है, डिस्कस द वेरियस वेज ऑफ एनर्जी कन्वर्जन इन नेचर। नेचर में कैसे एनर्जी कन्वर्जन होती है, जैसे कि आप क्या क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर ग्रुप। हाउ डू ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस फूड। तो हमको पता है कि अर्थ के ऊपर जो भी फोटोसिंथेसिस होता है वो कौन करता है, प्लांट्स करते हैं, और इसी फोटोसिंथेसिस की वजह से हम सबको फूड अवेलेबल हो पाता है। ठीक है, अगर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करें, फूड ग्रेन्स नहीं बने, फ्रूट्स नहीं बने, तो क्या हम सरवाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो ये जो फूड है ये प्लांट्स कैसे बनाते हैं? इट इज़ बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं? फोटोसिंथेसिस के लिए उनको सनलाइट की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो यानी कि वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में, जो कि केमिकल एनर्जी स्टोर होती है हमारे फूड में या ग्रेन्स में। ठीक है, और जब हम उनको खाते हैं तो हमारी बॉडी को उससे एनर्जी मिलती है। तो इस तरीके से देखा, लाइट एनर्जी को कितने एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया प्लांट्स ने। ठीक है, और ये एनर्जी इसी तरीके से फूड चेन में चलती रहती है और यही एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में पास ऑन होती रहती है। तो हमने देखा यहाँ पे एनर्जी का कन्वर्जन। ठीक है, सो वेयर डू दे गेट देयर एनर्जी फ्रॉम? सन से मिलती है। Why does the air move from place to place? तो हवा एक जगह से दूसरी जगह क्यों चलती है? ठीक है, क्योंकि जब हम हवा एक जगह जब ज़्यादा गर्म हो जाती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द सनलाइट। जो सन से हमें लाइट के साथ साथ हमें बहुत सारी हीट भी मिलती है। ठीक है, तो जब ये हवा हीट अप हो जाती है तो जहाँ पे हवा गर्म रहती है, गर्म हवा हमेशा ठंडी मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ में चलना चाहती है। ठीक है, अगर कहीं की हवा ज़्यादा गर्म है तो ठंडी हवा की तरफ मूव करती है। इसी वजह से विंड का ब्लो भी होता है। ठीक है, हवा इसीलिए चलती है कि गर्म से ठंडे और ठंडे से गर्म की तरफ चलती है हवा, इस वजह से हमें हवा का मूवमेंट दिखता है। तो यानी हीट एनर्जी जो है वो विंड एनर्जी में यहाँ पे कन्वर्ट हो गई है ना। विंड की स्पीड होती है, विंड को भी एनर्जी का नाम दिया गया है, लेकिन विंड में कहाँ से एनर्जी आती है? जो सन की हीट है उससे।
तो यानी हीट एनर्जी जो है वो विंड एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड में चेंज हो रही है, ठीक है। सो हाउ आर फ्यूल्स सच एज कोल्स एंड पेट्रोलियम फॉर्म। तो कोल और पेट्रोलियम फ्यूल्स क्या होते हैं, ये फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, ठीक है। ये कैसे बने हैं, तो ये तो सारे फिर से वही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से ये सारे प्लांट्स और एनिमल्स बने थे, और ये बहुत हाई प्रेशर और टेम्परेचर में अर्थ के क्रस्ट के नीचे बहुत समय तक दबे रहने के कारण ये फॉसिल फ्यूल्स बन गए हैं। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि बहुत सारे लाइट का कन्वर्जन हुआ है, ठीक है। सो व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी कन्वर्जन सस्टेन द वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल को कौन से तरह के एनर्जी कन्वर्जन, यहाँ पे फिर से हीट एनर्जी से वाटर इवेपोरेट हुआ, इवेपोरेट होने के बाद जो है वो क्लाउड्स बना, क्लाउड्स में बनने के बाद फिर से उनका जो है वो ठंडे हुए और फिर से पानी बरस गया। तो यहाँ हीट एनर्जी का कंजर्वेशन आप देख रहे हैं, ठीक है। सो और दूसरी बात कि ये एक एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में यहाँ पे कन्वर्ट भी हो रही है। हीट एनर्जी जो है विंड एनर्जी के फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने नेचर में ही हमको बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे कि जहाँ पे एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है, ठीक है। सो एक एक्टिविटी अब हम और देखते हैं, एक्टिविटी 11.14। Many of the human activities and the gadgets we use involve conversion of energy from one form to another। तो हम बहुत सारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ और बहुत सारे गैजेट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि हम इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल गैजेट्स यूज़ करते हैं, जैसे मोबाइल को चार्जिंग में लगा देते हैं, फिर वो बैटरी के फॉर्म में हम उसकी एनर्जी को यूज़ करते हैं। हम मिक्सर चलाते हैं, हम जो है प्रेस करते हैं, कपड़े प्रेस करते हैं, तो मिक्सर में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन जब हम कपड़े प्रेस करते हैं तो हम इलेक्ट्रिसिटी को ही हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। वैसे ही जो फ्यूल्स हैं, फ्यूल्स को जब हम बर्न करते हैं तो उसको हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपने अपने रोज़मर्रा के लाइफ में बहुत सारे एनर्जी कन्वर्जन्स देखे हैं, ठीक है। सो मेक अ लिस्ट ऑफ सच एक्टिविटीज़ एंड गैजेट्स, कीप इन ईच एक्टिविटी और गैजेट द काइंड ऑफ एनर्जी कन्वर्जन दैट टेक्स प्लेस। तो जैसे हमने देखा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कभी हम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कभी हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ही हम कभी जैसे टेप रिकॉर्डर बजा रहे हैं तो साउंड आ रहा है ना। तो ये बहुत सारे तरह की एनर्जी को हम कन्वर्ट करें, एक ही एनर्जी को हम बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। यानी एनर्जी का कन्वर्जन जो है नेचर में एग्जिस्ट करता है, ऑलरेडी करता है, और हमने इसको देखा है। तो यानी हम जो है इससे और क्या डिराइव कर सकते हैं और क्या बात इससे हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो बात हम जो बिल्कुल श्योरली कह सकते हैं वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये सारे फिनोमेना जो कि हमने अभी डिस्कस किया, बहुत दिनों से अलग अलग साइंटिस्ट ने इन फिनोमेना को एब्जॉर्व किया, ठीक है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत दिनों तक इन सारे फिनोमेना को ऑब्जर्वेशन में लिया, ठीक है। और फिर उन्होंने इन ऑब्जर्वेशंस के थ्रू एक लॉ बनाया जिसको कि हम अब पढ़ने जा रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन का मतलब होता है कि बचाना, ठीक है। सो ये लॉ ये कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। एनर्जी को ना ही हम कभी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही हम कभी क्रिएट कर सकते हैं, बस हाँ उसका फॉर्म जो है वो बदल सकते हैं, ठीक है। सो इन एक्टिविटीज 11.13 एंड 11.14 वी लर्न दैट द फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हमने जान तो लिया है कि एक एनर्जी का फॉर्म दूसरे एनर्जी के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे लाइट एनर्जी को हम जो है फोटोसिंथेसिस केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, लाइट एनर्जी से हम जो है हीट एनर्जी से हम जो है काइनेटिक एनर्जी बना दे रहे हैं, विंड एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी से हम जो है कभी लाइट प्रोड्यूस करते रहे हैं, बल्ब जला रहे हैं, फिर उसी इलेक्ट्रिसिटी से कभी हम जो है प्रेस चला रहे हैं, उसी इलेक्ट्रिसिटी से हम कभी पंखा चला रहे हैं। तो ये सारे लाइट एनर्जी के ही डिफरेंट फॉर्म्स में हम कन्वर्जन कर रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट हैपन्स टू द टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ड्यूरिंग और आफ्टर द प्रोसेस। तो टोटल एनर्जी, जैसे हमने कहा कि एक एनर्जी को हमने दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया,
लेकिन टोटल एनर्जी का क्या होता है, यानी कि टोटल एनर्जी कभी भी लॉस में नहीं जाती है, बस उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। हम सोचते हैं ना कि हाँ एनर्जी का हम आम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं कि हाँ नुकसान हो रहा है, एनर्जी का नुकसान हो रहा है। हाँ वो कोई यूज़फुल वर्क नहीं कर रहा है तो हम उसको नुकसान ही कहेंगे, लेकिन नेचर में ऐसा नुकसान जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। हर एक एनर्जी जब यूज़ नहीं होती है तो भी वो अपना फॉर्म चेंज कर सकती है, ठीक है। सो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहता है कि एनर्जी को हम ऐसा सच क्रिएट खुद से नहीं कर सकते। जो नेचर में एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है वही हमेशा एक एनर्जी एग्जिस्ट करेगी। हाँ हम उस एनर्जी का फॉर्म ज़रूर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो इसीलिए कहा गया है वी कैन चेंज द फॉर्म ऑफ एनर्जी बट वी कैन नीदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय द एनर्जी, ठीक है। सो द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन्स द सेम। तो भले ही हम एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, लेकिन टोटल एनर्जी जो पहले रहती है और बिफोर द कन्वर्जन एंड आफ्टर द कन्वर्जन टोटल एनर्जी जो है वो सेम रहती है, ठीक है। सो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वैलिड इन ऑल सिचुएशंस एंड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो हर एक चीज़ के ऊपर लागू होता है और वो हमेशा ही वैलिड होती है, ठीक है। सब तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन में, सब तरह के एनर्जी कन्वर्जन्स में ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो वैलिड रहता है, ठीक है। सो कंसिडर अ सिंपल एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, ठीक है। लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m बी मेड टू फॉल फ्रीली फ्रॉम ए हाइट h। एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जिसका कि मास m है, वो h हाइट से नीचे गिर रहा है, फ्री फॉल हो रहा है, ठीक है। एट द स्टार्ट द पोटेंशियल एनर्जी इज mgh एंड काइनेटिक एनर्जी इज 0, ठीक है। जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है तो हम कहते हैं ना उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। तो ठीक गिरने से पहले हम अगर कैलकुलेट करें कि उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यही होता है मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, और वो h हाइट पे रखा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई mgh। वहीं अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। अब क्योंकि ये चीज़ ऊपर रखी हुई है और वो मूव नहीं कर रही है तो इस समय उसकी वेलोसिटी क्या है 0, ठीक है। तो इस वजह से उसके पास अगर हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करें तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0 है, क्योंकि वेलोसिटी नहीं है उसके पास। वहीं अगर हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करें तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है mgh, ठीक है। अब हमने उस ऑब्जेक्ट को ऊंचाई से नीचे गिरने के लिए छोड़ दिया, ठीक है। तो जैसे ही हमने उसको गिरने के लिए छोड़ा तो उसके पास एक वेलोसिटी आ गई, यानी उसके पास काइनेटिक एनर्जी अब आने लग गई, ठीक है। लेकिन उसकी हाइट धीरे धीरे कम होती गई, वो ज़मीन के पास आता गया, ठीक है। यानी उसकी पोटेंशियल एनर्जी अब धीरे धीरे कम होती गई। तो अगर हम साइंटिफिक ये लॉ ऑफ कन्वर्जन्स में देखें कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तो हम ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता गया उसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी स्टेप बाय स्टेप जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती गई। तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, ठीक है। कोई एनर्जी जितनी थी स्टार्टिंग में उतनी ही रही, बस उसका फॉर्म चेंज हो गया। अब वो पोटेंशियल एनर्जी से फॉर्म बदल के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आ गई है, ठीक है। सो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी जो है, वाई इज द काइनेटिक एनर्जी 0, बिकॉज उसकी वेलोसिटी 0 है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, इट इज 0 बिकॉज इट्स वेलोसिटी इज 0 एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। सो द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज दस mgh। तो स्टार्टिंग में जब हमने ऑब्जेक्ट को छोड़ा नहीं है तो उसके पास टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी है और उसके पास है mgh, ठीक है। As it falls, its potential energy will change into kinetic energy
जब वो गिरने लगेगा तो उसकी धीरे धीरे सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेगी, क्योंकि अब जब गिरेगा तो उसके पास एक सर्टेन वेलोसिटी है। तो यहाँ पे पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे अगर हम फ्री फॉल में देखें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी, क्योंकि उसके पास एक सर्टेन वेलोसिटी होगी। ठीक है, सो इफ v इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट ए गिवन इंस्टेंट, किसी भी पॉइंट पे, द काइनेटिक एनर्जी वुड बी हाफ mv स्क्वायर। ये हमने पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। ओके, एज द फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज द पोटेंशियल एनर्जी वुड डिक्रीज while the kinetic energy would increase. Fine. When the object is about to reach the ground, h is equal to 0. जब ऑब्जेक्ट बस जस्ट ग्राउंड पे पहुंचने ही वाला होगा तो जो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हाइट ली थी हमने ग्राउंड से, वो तो अब जीरो हो जाएगी, है ना। तो अब उस वक्त जैसे ही ग्राउंड को स्टोन टच करेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी अगर हम कैलकुलेट करें तो हाइट तो अब उसकी जीरो हो गई। तो यानी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूले में अगर हम इसको पुट करें जीरो, एच की जगह जीरो, तो पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। यानी जब ऊपर से नीचे ऑब्जेक्ट आ गया तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। ठीक है, सो द काइनेटिक एनर्जी वुड बी द लार्जेस्ट एंड द पोटेंशियल एनर्जी विल बी द लीस्ट। ठीक है, जब जैसे ही पत्थर छूने वाला होगा ग्राउंड को, काइनेटिक एनर्जी उस वक्त सबसे ज़्यादा होगी और पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी। ठीक है, however the sum of the potential energy and the kinetic energy of the object would be same at all points, that is, लेकिन ये तो हमने देखा कि भाई पोटेंशियल एनर्जी स्टार्टिंग में ऊपर था तो ज़्यादा था, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो थी, नीचे आया तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो गई, पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई। लेकिन टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है वो पूरी बराबर है। बिफोर फॉलिंग एंड आफ्टर फॉलिंग टोटल एनर्जी जो है सिस्टम की वो कंजर्व्ड रही। ठीक है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब ये हमेशा एक ही रही। ठीक है, ना ये कभी क्रिएट हुई ना ये कभी डिस्ट्रॉय हुई। ठीक है, या अगर हम इसको फॉर्मूले, मैथमेटिकल फॉर्मूले के फॉर्म में लिखें तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम mgh लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ mv स्क्वायर लिखते हैं, जो कि एक कांस्टेंट के बराबर है, यानी ये हमेशा ही कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है, सो द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी जो कहते हैं हम, वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी को अगर हम मिला के जोड़ के बोले तो हम उसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी यानी कुछ भी फिजिकल वर्क करने वाली एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। और उसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी और एक होता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो वी फाइंड दैट ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट in its path appears as an equal amount of increase in kinetic energy। तो जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी कम होती गई उतने ही अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती गई धीरे धीरे। ठीक है, सो हेयर द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हैज़ बीन इग्नोर्ड। तो वैसे तो इन्वायरमेंट में एयर भी रहती है, ठीक है, वो भी थोड़ा रेजिस्ट करती है गिरने से, लेकिन उसको यहाँ इग्नोर किया गया है साइंटिफिकली आपको समझाने के लिए। ठीक है, सो देयर इज दस अ कंटिन्यूअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ नीचे में भी हमने देखा कि कंटिन्यूअसली पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई धीरे धीरे। ठीक है, सो एक और एक्टिविटी हम देखते हैं, एक्टिविटी 11.15। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 4 मीटर। 20 kg का मास है, 4 मीटर से उसको नीचे ड्रॉप किया गया। Fill in the blanks in the following table by computing the potential energy and kinetic energy in each case। ठीक है, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट लोकेटेड दिया है, पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है और काइनेटिक एनर्जी का भी फॉर्मूला पता है, हाफ mv स्क्वायर, और दोनों का कंजर्व। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग हाइट पे अलग अलग तरीके से हमको पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों जो है कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी अगर हम कैलकुलेट करें तो इस टेबल को आप देख सकते हैं, इस टेबल में पोटेंशियल एनर्जी को हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। मास हमको दिया हुआ है 20 kg, ठीक है, 20, और ग्रेविटी हम 10 ले लेते हैं। ठीक है, और हाइट हमें 4 दिया है। ठीक है, इसको हम अगर कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 800।
ठीक है, 800 इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी सबसे पहले। तो वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसकी, कि हमें इक्वेशन ऑफ मोशंस पता है, ठीक है। सो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। ये s जो है वहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल बताता है, ठीक है। सो अगर हम इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे 0 है, ठीक है, तो उस वक्त हम यानी हम फाइनल वेलोसिटी ही निकाल रहे हैं, ठीक है। सो मतलब हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो ये 0 हो जाएगा। तो v स्क्वायर जो है हमें मिल जाएगा 2as, ठीक है। ये s बताता है डिस्टेंस। तो फर्स्ट पॉइंट पे, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो 0 है, वो वहीं पे है, कुछ चला ही नहीं, तो फर्स्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 होगी और टोटल जो है वो हमारा 800 एनर्जी आएगा, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हमारा यहाँ पे हो जाएगा 200 इंटू 3, ठीक है, ये 3, ठीक है, m और g का जो है इंटू 200 है, हाइट हमारी 3 है, तो हमारे पास हो जाएगा ये 600, ठीक है। वहीं काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। तो जब ऊपर से नीचे चीज़ कितनी आई, 1 मीटर चली ना डिस्टेंस, ठीक है, तो यहाँ v स्क्वायर की वैल्यू अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2a कितना है 10 है, और s डिस्टेंस कितना, ऊपर से 4 हाइट पे था लेकिन ऊपर से नीचे 3 पे आया, यानी कितना डिस्टेंस चला 1 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करें यहाँ पे, तो m हमारे पास है 20 kg, वेलोसिटी हमारे पास आ गई है ये, ठीक है, ये आ गई वेलोसिटी v का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 20 और हाफ, ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा हाफ। तो हमारे पास हो जाएगा ये टोटल कितना हो जाएगा 200, ठीक है, 200 हो जाएगा। फिर अगर हम दोनों को टोटल करें 600 प्लस 200, तो हमारे पास फिर से ये 800 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर हम यहाँ पे फिर से निकालें, मास हमारा 20 kg, और मतलब ये मास और जो हमारी ग्रेविटी है उसका हमारा 200 है, और ये 2, तो ये हमारा आ जाएगा 400, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। एंड देन हम फिर से यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, तो वेलोसिटी हमको फिर से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो इस वक्त s कितना हो जाएगा 400 पे आ जाएगा, ठीक है, तो ये फिर से आपको यहाँ हो जाएगा टोटल, तो ये इस वक्त हो जाएगा 2 इंटू 10। सो अब 2 यहाँ पे लास्ट पॉइंट पे अगर हम देखें mgh, तो ये यहाँ पे मास 20 है, g हमारा 10 है, हाइट हमारा की वैल्यू 400 यानी 1 है, ठीक है। मास तो ये फिर से हमारा आ गया, फिर ये 400, ठीक है, और अपॉन पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी, अब वो बिल्कुल 3 पोजीशन पे आ गया, ऊपर से 3 मीटर चल के आया है, अब नीचे केवल 1 मीटर बच गया है ग्राउंड से, ठीक है, यानी टोटल हाइट 4 मीटर है, अब 1 ही मीटर बच गया है ऊपर से। तो ऊपर से वो कितना ट्रैवल करके आया है, 3 मीटर चल के आया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम फिर से कैलकुलेट करें, ठीक है, यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं कि वेलोसिटी का फिर से हम यहाँ पे फॉर्मूले में रखेंगे, तो हो जाएगा कितना कि, तो हम वेलोसिटी को फिर से कैलकुलेट करते हैं कि v स्क्वायर इज इक्वल टू 2, अब 10 है a, और s इस समय हमारा हो जाएगा 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 और ये 60, ठीक है, तो 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम फिर से कैलकुलेट करें, मास 20 है, v स्क्वायर हमारा 60 आया है और बाय 2, ठीक है, तो ये हमारा 1 और ये 600 आ गया, ठीक है, 600। तो फिर से अगर हम दोनों को जोड़े 200 प्लस 600, तो ये टोटल हमारा 800 आ रहा है, और जस्ट अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से जस्ट ऊपर है, ठीक है। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि 0 ही हो गया है, ग्राउंड के जस्ट ऊपर है, ठीक है। तो हाइट क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, 0, क्योंकि हाइट यहाँ पे 0 हो गया है, तो ये 0 हो जाएगा। वही काइनेटिक एनर्जी, अब इसने पूरा डिस्टेंस चल दिया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे 3 की जगह 4 लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 8 और ये 10, 80 हो जाएगा। तो 80 बाई 2 इंटू 10, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास 800, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है, तो अब हम लास्ट फेज में हम यहाँ पे 3 की जगह 4 पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास v स्क्वायर की वैल्यू अगर हम फिर से कैलकुलेट करें, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10, अब s हमारे पास कितना आ गया है 4, क्योंकि वो बिल्कुल पूरा डिस्टेंस नीचे चल के आ रहा है, ठीक है। तो 4 2 8 और ये 10,
ठीक है, तो ये हो जाएगा 80, ठीक है। अगर हम फिर से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो मास हमारे पास 20 दिया है, वेलोसिटी का v का स्क्वायर हमारे पास 80 है बाय 2, ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 800, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर से हमने देखा कि अब काइनेटिक एनर्जी 800 है और पोटेंशियल एनर्जी 0 है, यानी टोटल एनर्जी हर बार हर समय जो है कंजर्व्ड रही, हमेशा जो है वो 800 रही, ठीक है। सो हम इस फॉर्मूले से यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि वो ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, तो वेलोसिटी का स्क्वायर जो है हमारे पास आ जाएगा 2as, ठीक है। तो वेलोसिटी का स्क्वायर अगर हम v यहाँ से कैलकुलेट करें, ठीक है, सो 2as है, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंटू 2a क्या हो गया हमारे पास 10, हम उसको ले लेते हैं, और s डिस्टेंस, ठीक है, तो वो हम 4 ही लेते हैं इंटू 4, ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल आएगा जो हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, ये हो गया, और ये हमारे पास आ गया 200 इंटू 4, ठीक है, 4 to 8, 800. So think over it, what would have happened if nature had not allowed the transformation of energy? There is a view that life could not have been possible without transformation of energy. Do you agree with this? तो अगर नेचर ने ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट नहीं बनाया रहता कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है, तो क्या होता? तो सच बात है, हमारी ज़िंदगी में मतलब हमारी लाइफ नहीं होती, अर्थ नहीं होती, ठीक है, क्योंकि लाइट एनर्जी से फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस की एनर्जी केमिकल एनर्जी में स्टोर होती है, फिर उससे हीट भी निकलती है सन से, वो हीट एनर्जी भी बहुत सारे फॉर्म्स में कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, बहुत सारी तरह के एनर्जी में कन्वर्जन होता है इन दोनों ही एनर्जी का, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सन से ही सारी एनर्जी आती है, और वो एनर्जी फिर अलग अलग फॉर्म्स पे कन्वर्ट होती है और हम उसको अलग अलग फंक्शंस के लिए यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। सो ये बात सच है कि अगर कन्वर्जन नहीं होते एनर्जी का, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं होता, तो लाइफ वुड बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट और लाइफ वुड बी नॉट पॉसिबल ऑन दिस अर्थ, ओके। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई। थैंक यू।